Yes, welcome students once again. In last video we studied about some agriculture condition, industrial and other things, the feature of Indian economy at the time of independence. तो वो एक बड़ा क्वेश्चन था. अब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर में क्या, व्हाट वाज द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, या फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूछा जाएगा. तो अब वो किस तरीके से था, जो ऑल द पॉइंट्स है, अब वो 6 मार्क्स के वेटेज में पूछा जाता है, देन यू हैव टू मेंशन ऑल द पॉइंट्स, बट शॉर्ट होगा तो वेटेज के अकॉर्डिंग पूरा मैटर कवर किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑन दैट टाइम एग्रीकल्चर उस टाइम भी इंडियन इकोनॉमी में बहुत महत्व रखता था, एंड टिल टुडे इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी. So here it is very easy also, but still you remember some datas. So let's start. Agriculture sector. On the eve of independence, Indian agriculture sector revealed the following characters. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. जो प्रोडक्टिविटी थी और प्रोडक्शन था काफ़ी लो था. जो ज़्यादातर फार्मर थे बिल्कुल इलिटरेट थे, दे डोंट नो, कोई मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर का नहीं था, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, परमानेंट मीन ऑफ एरीगेशन, ऐसा कुछ नहीं था. दैट इज वाई द प्रोडक्टिविटी पर हेक्टार इज वेरी लो. तो हियर वी विल show some data to show that the productivity of the farm product on that time was very low. तो it is just related to data. टॉपिक ही डेटा का है. प्रोडक्शन रेफर टू द टोटल आउटपुट while प्रोडक्टिविटी रेफर द आउटपुट पर हेक्टार. तो प्रोडक्टिविटी जो होता है रेफर टू टोटल आउटपुट, कितना पूरे देश में अनाज होगा, और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो पर हेक्टार से अपने को उसको जज करना पड़ता है. तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, इसको आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये दोनों प्रोडक्टिविटी और वो दिया गया है. बॉक्स में दिया हुआ है नोटेबल इकोनॉमिक्स हु एस्टिमेट इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, जिन्होंने उस टाइम इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को जज किया या मेजर किया. इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आप देख पाएंगे. नोटेबल इकोनॉमिक्स टू एस्टिमेट इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखना है, विलियम डिगबॉय, फिंडले शिराज, ये नाम याद रखना है, VKRV राव एंड RC देसाई. इन्होंने इंडिया का फर्स्ट टाइम पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट किया. अब उसमें जो मोस्ट ऑफ देम, दूसरा जो पॉइंट था अपने पास, इसको देखते हैं. मोस्ट ऑफ देम फाइंड दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century growth rate of the national income and per capita income were less than 2% और 0.5%. ये इसका डेटा था. ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इनके अकॉर्डिंग ये क्या डेटा था. पर कैपिटा इनकम ये भी शो करता है बैकवर्डनेस इंडियन इकोनॉमी का. तो लेट्स कम. तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल याद रखना है. जो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पॉइंट है, इसी टेबल को मैं एक्सप्लेन करूँगा. जस्ट लाइक व्हीट एंड राइस, दो जो हमारे स्टेपल फूड होते हैं इंडिया में, व्हीट और राइस, ठीक है, ये हमारे स्टेपल फूड है. तो इन्हीं की प्रोडक्टिविटी देखो, 1947 वाला जो एरिया, इसमें पर हेक्टार जो है प्रोडक्टिविटी केजी पर हेक्टार, तो 660 केजी गेहूं उगता था. बट 2018-19 में ये कितना, 3400. अभी मैंने फर्स्ट वीडियो में अप्रोक्सीमेट 3000 बोला था, तो ये लगभग 5 गुना है. राइस का भी लगभग 5 गुना है, ये 2665 अप्रोक्सीमेट होता है, तो ये लगभग 5 गुना से थोड़ा कम है. तो अब देख सकते हैं आप भी, आफ्टर इंडिपेंडेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, उससे प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ी है. प्रोडक्शन लाख टन में देखेंगे, 1947 में 64 लाख टन था, जो 991 हुआ. ये डेटा देखेंगे आप, कितने इंपॉर्टेंट डेटा है दोनों. तो ये टेबल आपने नोट्स में बनाया और इसको लर्न करें. लर्न का मतलब 2-3 बार पढ़ेंगे, रफ में ड्रॉ करके देखें, लिख के देखें. तो इस पॉइंट में सिर्फ आपको ये टेबल बनानी है. यू हैव टू एक्सप्लेन द डेटा जो यहाँ पे थ्योरी दी गई है. आप इसको भी पढ़ेंगे एक बार. मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ. ये देखें, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, वीडियो को आप पॉज करके इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं. तो इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है. सेकंड, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज. एग्रीकल्चर जो था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज था, मानसून पे डिपेंड था. अभी भी कहा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बलिंग ऑफ मानसून. अगर बारिश अच्छी होती थी तो फसल अच्छी हो जाती थी, बिकॉज देयर इज नो परमानेंट मीन ऑफ एरीगेशन. तो इस पॉइंट में आपको सिर्फ ये इतना सा लिखना है कि अनसर्टेनिटी थी, ये रेनफॉल पे डिपेंड कर रहा था. बॉक्स अगर आप देखेंगे, ओनर ऑफ द सॉइल व टीलर ऑफ द सॉइल. जो ओनर ऑफ द सॉइल था वर द जमींदार्स एंड टीलर ऑफ द सॉइल्स फॉर द पीजेंट. मतलब वो रियल फार्मर तो वो थे और जमींदार मालिक थे, एंड लेबर
हु वर्कड ऑन द फार्म्स ऑफ जमींदार, वो जमींदारों के खेतों पे काम करते थे। थर्ड पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ द सब्सटेंसेस फार्मिंग, मतलब उस टाइम जो कमर्शियल फार्मिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, किसान सिर्फ अपने खाने गुजारे के लिए अनाज को उगाया करते थे। तो ये भी एक इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर था। फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली as the mean of substances. Substances farming is the form of farming in which the crops are produced to provide for the basic needs of the family। मतलब जो रोटी कपड़ा मकान में जो रोटी है वो बेसिक नीड है, उसी को प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर किया जाता था। देयर इज नो कमर्शलाइजेशन, नो सरप्लस ऑफ द फार्म प्रोडक्ट। तो ये अपना थर्ड वाला होता है। नेक्स्ट बनाते हैं गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। तो दोनों के बीच जो गल्फ, एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ था, एक तरफ जमींदार थे, एक तरफ जो लैंडलेस जो वर्कर थे, जो फार्मिंग जो करते थे वो। तो जमींदार लोग बहुत अमीर थे, वो लग्जरी अपनी जो सरप्लस इनकम थी उससे लग्जरी लाइफ जिया करते थे। बट जो फार्मर्स थे, रियल टिलर्स थे, पीछे थे, वो 2 स्क्वायर मील मतलब 2 टाइम का खाना अगर उनको मिल जाए चैन से तो उतना ही काफ़ी था। एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वॉज कैरेक्टराइज बाय द गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल ऑन वन हैंड एंड अदर हैंड टिलर ऑफ द सॉइल ऑन अदर। वाइल द ओनर शेयर द आउटपुट, ओनर जो था शेयर आउटपुट को शेयर करते थे, जितना गेहूं होगा उसका एक छोटा सा हिस्सा जो उनके 2 टाइम के खाने के लिए काफ़ी होता था उतना उसको देते थे। दे नेवर शेयर द सरप्लस इनकम, जो सरप्लस इनकम होता था ना वो जमींदार कभी शेयर नहीं करते थे, तो इसको मन वेज इन काइंड बोलता है। ठीक। दे सेल्डम हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो ज़्यादा अनाज जमींदार मार्केट में बेच के पैसा आता था उस पैसे को ये शेयर नहीं करते थे। दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रेंटल इनकम। दे वर मेयरली मतलब वो किसानों की जो रेंटल इनकम थी, खेती करने से जो उनको इनकम, ये जो अनाज मिलता था उसको कभी भी इंक्रीज नहीं करना चाहते थे। इन टर्म्स ऑफ शेयर आउटपुट, जो आउटपुट उनके पास था, पैसा आता था, उसको कभी नहीं बांटते थे। द टिलर ऑफ द सॉइल वर मेयरली गिवन इनफ फॉर सब्सटेंसेस। ठीक। तो ये पॉइंट भी अपना क्लियर होता है। नंबर 5 पॉइंट आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। सीधा सा है कि उस टाइम जो जमीन जो थी एक बड़े फार्म हाउस नहीं थे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड थी, कोई टुकड़ा इधर कोई इधर। तो जब छोटे टुकड़े होते हैं तो उसमें फार्मिंग करना इकोनॉमिक नहीं होता है, कॉस्ट काफ़ी आता है। छोटे बड़े खेतों में तो एक साथ मिलके जो कम्युनिटी फार्मिंग हो जाती है मिलके, उसमें फ़ायदा होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड, मतलब स्मॉल थे और फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरे होते, एक टुकड़ा यहाँ है दूसरा वहाँ है, तो यहाँ से वहाँ जाएँ, वहाँ खेती कर रहे हैं तो इधर ध्यान रखें, उधर अगर पास पास होते तो ध्यान रखना ईजी होता था। नेक्स्ट 6 पॉइंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। ये एक मेजर इशू था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मिडिल मैन जो जमींदारों से कलेक्ट कराया, एक तरफ जमींदार थे, बीच में मिडिल मैन, वो फिक्स अमाउंट ब्रिटिश लोगों को देते थे और इधर जो फार्मर थे उनसे से एक बड़ा हिस्सा ले लिया करते थे उनके खुद के जो प्रॉफिट के लिए। हालांकि ब्रिटिश लोगों ने भी मिडिल मैन वाले सिस्टम को लेटर दे रिमूव दिस सिस्टम, बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम दे अडेप्टेड दिस सिस्टम। तो एग्रीकल्चर पूरा डिस्ट्रॉय हुआ। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट है द जमींदार वर रिकॉग्नाइज द परमानेंट ओनर, जमींदार वर टू पे फिक्स सम ऑफ द गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू, ये याद रखना है आपको। थर्ड द जमींदार वर फ्री टू एक्सक्रेट एज मच एज फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल एज दे कुड, ये पहले भी पढ़ लिया है, रिवीजन है। कई बार लगता है चैप्टर बड़ा है पर वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि हियर वी नीड टू आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें सारे पॉइंट आपके पास हैं। तो ये आपका ऊपर जो हेडिंग था क्वेश्चन है, इज द आंसर। थर्ड पॉइंट, जो जमींदार वर फ्री टू एक्सेड एज मच एज फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल एज दे कुड, जितना वो ले सकते थे उतना लेते थे। द इम्प्लीकेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर अलार्मिंग फॉर द फार्मर्स एंड द फार्मिंग, तो ये इनके लिए अलार्मिंग था, मतलब एक खतरे का निशान था फार्मर्स के लिए जिस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। इट लेड टू द अल्टीमेट एक्सप्लोइटेशन ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जमींदार एक्सप्लोइटेशन करने लगे। नेक्स्ट, रेट ऑफ द लैंड रेवेन्यू वर फ्रिक्वेंटली रेज, लैंड रेवेन्यू की जो रेट थी उसको भी बढ़ाया जाता था। लगान मूवी आपने देखी होगी। जमींदार विच लेड टू द फ्रीक्वेंट इविक्शंस ऑफ द टिलर ऑफ द सॉइल, जो इविक्शन था उनकी हालत खराब होने लगी, कुछ फार्मर्स और दूसरे जॉब करने लगे, खेती छोड़ दिया, कुछ मिलता नहीं था। टिलर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर, और जो टिलर जो रियल जो फार्म खेती करते थे उनका स्टेटस क्या था, लैंडलेस लेबरर थे, मतलब जमीन के वो मालिक नहीं थे। इधर कुछ बॉक्स में दिया हुआ, इसको देखते हैं।
पेट्रिशन ऑफ द कोर्ट एंड कंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट्स, पार्टीशन ऑफ द कंट्री, सॉरी जो पार्टीशन था कंट्री का उसका एक इम्पैक्ट हुआ। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री हैड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर पे नेगेटिव इफेक्ट हुआ। इंडिया गोट 82% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 65% ऑफ द फूड ग्रेन एरिया, मतलब पार्टीशन में जब हुआ तो इंडिया के पास 82% तो पॉपुलेशन आई, बट लैंड जो था वो 65% आया, तो इसका मतलब ये क्रिटिकल था। रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सिंध वेंट टू द पाकिस्तान, जो सिंध अपना एरिया था पंजाब साइड का, ये लैंड ऑफ 5 रिवर काफ़ी खेती होती थी, वो पाकिस्तान में चला गया। और वेस्ट बंगाल वाला जो कुछ इधर का जो पार्ट था, द एरिया ऑफ वेस्ट पंजाब जो था वो पाकिस्तान में चला गया। बट जो वेस्ट बंगाल वाला मैं बता रहा था लेटर जब वो बांग्लादेश बना तब वहाँ भी चला गया, वहाँ भी जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 था इंडिया। इंडिया वॉज द फर्स्ट लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग इंडिया एरिया कंट्री इन दिस वर्ल्ड। बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ वेस्ट बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 हो गया, वो मैंने यहाँ बीच में बोल दिया था। नेक्स्ट है द एग्रीगेटिव द फूड क्राइसिस इन द कंट्री, जो फूड क्राइसिस थे वो कंटिन्यू इंडिया में चलते रहे। नेक्स्ट जो अपने पास आता है, एज लैंडलेस लेबरर द टिलर मियरली गॉट द सब्सटेंसेस वेजेस, तो उनको सिर्फ सब्सटेंसेस वेजेज ही मिलती थी, वो भी इन काइंड, मतलब पैसा नहीं मिलता था। जो अनाज उगाते थे गेहूं चावल, उसी में से उनको कुछ शेयर हिस्सा दे दिया जाता था साल भर का, जिससे कि उनके साल भर खाने पीने का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो पाए, वो भी मुश्किल से। तो ऑल दिस पॉइंट क्या शो करते हैं कि बैकवर्डनेस ऑफ द टेलर meant that they had no means and little interest in improving the agriculture। तो जब उनको खाने के लिए मिनिमम मिलता था तो उन्होंने कभी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के बारे में खुद नहीं सोचा। ऑन द अदर हैंड जो जमींदार थे, लेड द लेविश लाइफस्टाइल एंड स्पेंड ऑल देयर रेवेन्यू इनकम ऑन लग्जरी ऑफ लाइफ, तो बाकी जो अपना पैसा था अपनी लग्जरी ऑफ लाइफ पे वो खर्च करने लगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज टोटली नेग्लेक्ट, और जो चाहे वो टेलर्स हों चाहे जमींदार हो, दोनों ने एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्ड और स्टेगनेंट होने का। नंबर 7 है फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, इसमें ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा दिया। ये अच्छी बात होती है फार्मिंग में अगर कमर्शियल क्रॉप्स होने लगते हैं, बट उनका मोटिव अलग था। उन्होंने इंडिगो, पॉपी, जूट ऐसी चीज़ों को सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए ब्रिटेन इंडस्ट्री के लिए यहाँ फोर्स करके एडवांस सिस्टम से किसानों को एडवांस दिया, ताकि वो कंपेल हो जाए कि उसी को उगाने के लिए, और फार्मर तुरंत एडवांस एक्सेप्ट करते थे टू फुलफिल दियर इमीडिएट रिक्वायरमेंट। पढ़ते हैं थोड़ा। कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर रेफर टू द शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ कंजप्शन टू कल्टीवेशन ऑफ मार्केट, मतलब सेल्फ कंजप्शन को छोड़ के मार्केट में बेचने के लिए फसलों को उगाना। Following are some notable points in this context. Mention need to be made of cash crops such as cotton, jute, sugarcane, which had a high demand in the market, were increasingly cultivated. तो जो हाई डिमांड थी कैश क्रॉप्स, शुगर कैन हो गया, उसमें जूट, पॉपी, इंडिगो, ये सारी चीज़ें उगाने के लिए मजबूर किया। एक्चुअली इंडियन फार्मर डोंट वांट टू ग्रो दीज क्रॉप। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, फार्मर वर फोर्स टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स, तो उनको कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट किया गया। वेदर इट इज़ इंडिगो हो गया, पर्टिकुलर्स में था, इंडिगो से ब्लू कलर का डाई बनाया जाता था जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री में डाई करने के लिए उसको भेजा जाता था। तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। रीज़न इंडिगो ये मैंने बता दिया। सेकंड है फार्मर्स और आइदर ल्यूड टू फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट, उनको एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करते थे। एडवांस लेने के बाद दे हैव टू ग्रो द कमर्शियल क्रॉप ओनली, जो ब्रिटिश लोगों ने सजेस्ट किया हो। ठीक, इट एक्सपोज द सब्सटेंसेस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट। अब जब वो एक बार कमर्शियल क्रॉप उगा लेते थे तो उनके पास गेहूं चावल खुद के खाने के लिए नहीं होता था, दे हैव टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो जो फार्मर थे उनकी कंडीशन मार्केट के अनसर्टेनिटीज पे एक्सपोज हुई, क्योंकि जो पैसा उनको कमर्शियल क्रॉप बेच के आता था वो अपनी डेप्ट वगैरह को चुकाने में निकल जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वाइल अर्लियर they would grow grains for their family consumption, now they needed cash to buy them it from the market, but they would seldom have cash। तो उनको ये गेहूं चावल बाजार से खरीदना पड़ता था, पर उनके पास कैश जो पैसा था कमर्शियल क्रॉप
बेचने के बाद वो उनकी इंडिपेंडेंस पुराना पैसा उधार वगैरह चुकाने में चला जाता था। कॉन्सिक्वेंसेस, perpetual independence of the farmers and the perpetual stagnation of farming। जैसे ही फार्मर की कंडीशन खराब होती गई तो इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन भी खराब होती गई। ब्रीफली ऑन द इंडिपेंडेंस, इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज स्टेगनेंट। बैकवर्ड एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग। जो अभी ऊपर हमने जो पॉइंट पढ़े ये वापस वही पॉइंट रिवाइज हो रहे, आप इसको देखेंगे, मैं एक बार टिक कर देता हूँ, ठीक। और जो स्टेगेशन के लिए तो वो ये था, ऊपर वाले पॉइंट्स का ये रिवीजन है। यहाँ पे अपने एक बार बॉक्स है, इस बॉक्स को देख लेते हैं। फेमाइंस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो जो फेमाइंस थे वो भी कंटिन्यूसली इंडियन इकोनॉमी को हिट करते रहे। फार्मर्स रेफर टू द सेवर शॉर्टेज ऑफ फूड एज थ्रू क्रॉप्स फेलियर रिजल्टिंग इन द वायलेंट हंगर, स्टारवेशन रहा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। मोस्ट इंडियन ऑलवेज लिव्ड ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन पे रह जीते रहे। फ्रॉम 1760 टू 1943 इंडिया वॉज हिट बाई टेरिबली फेमाइन। रेगुलर यहाँ फेमाइन होते रहे, फूड की शॉर्टेज रही, ये भी क्रिटिकल बनाता था इंडियन इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर कंडीशन को। द मोस्ट सिग्निफिकेंस अमंग दोज, इनमें से जो एक बंगाल का जो फेमाइन था 1769-70 वाला, ये बहुत खतरनाक था। काफ़ी लोग इसमें मारे गए ड्यू टू स्टारवेशन। मोर देन 85 मिलियन पीपल डाइड ओइंग टू द रिपीटेड फेमाइन। बार बार जो फेमाइन रिपीट होते थे उसमें टोटल जो डेथ थी ये 85 मिलियन डेटा है जो उस टाइम का है। इन कॉन्ट्रास्ट देयर हैव बीन नो फेमाइन रिपीटेड डेथ सिंस इंडिपेंडेंट। और बट आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारे पास ऐसा कोई फेमाइन नहीं हुआ है जिसमें इतनी बड़ी डेथ हुई हो या लाइफ का लॉस हुआ हो लोगों के। ये थोड़ा सा वीडियो कुछ गड़बड़ कर रहा है ऐसा यार। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर जो था, ये प्री ब्रिटिश वाला जो हमारे कोर्स में शायद नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। अब आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको भी हम इसी में थोड़ा देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री सेक्टर की क्या कंडीशन थी। जो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें मेन चीज़ आती है कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया आए तो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो था बड़ा वर्ल्ड वाइड फेमस था। उनको किस तरीके से उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज किया, ख़त्म किया, डिस्ट्रॉय किया। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द टर्म that describe the status of industrial sector during the British rule. It implies two things, दो चीज़ें इसमें थी। decay of world famous traditional handicraft industries owing to discriminatory policies। तो उनकी discriminatory policy थी टैक्स लगाने वाली, एक तो वो रीज़न था। एंड ब्लीक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री ओइंग टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो मॉडर्न इंडस्ट्री में उन्होंने कम इन्वेस्टमेंट किया, और जो टैक्सेशन सिस्टम था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ओइंग टू, उस कारण वो डिस्ट्रॉय हुआ। वो पॉलिसी कैसी थी मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट आइटम को जब बाहर सप्लाई किया जाता था उस पर ज़्यादा बहुत टैक्स लगता था। जब ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था वो भी टैक्स फ्री था। ये उनकी मोनोपोली ट्रेड था। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट है, ये पहले भी समझा चुके हैं। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया एंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द क्वालिटी, बट द ब्रिटिश कंट्रीब्यूट टू देयर डिके। हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड फेमस था मुगल टाइम में भी, उससे पहले भी काफ़ी अर्निंग होती थी, पर जैसे ब्रिटिश आए थे इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। वो सिस्टमेटिक उनका डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी था। ठीक, नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। टैरिफ जो पॉलिसी है ऑलरेडी ये मैंने आपको बता दिया। इसमें सिर्फ आपको दो ही पॉइंट याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा है डिस्क्राइब किया हुआ है। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल हो गया एक, तो इसमें क्या हो गया, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट और टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इनटू इंडिया, बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वॉज। ये जो है ना, इसी में मैंने कई बार इसको समझाया। थोड़ी देर में स्क्रीन को रोक देता हूँ, आप भी पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी आपके पास ये मैंने नोट्स में भेजा हुआ है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। नेक्स्ट है डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोड। जो प्रिंसली कोड था बिफोर ब्रिटिश, जो यहाँ पे किंगशिप चला करता था, उसमें क्या था, जो राजा वगैरह थे, जो कुछ आर्टिशियन वगैरह थे,
जिनको हैंडीक्राफ्ट का काम अच्छा आता था तो उनको प्रोटेक्शन देके अपने कोर्ट में रखते थे, इससे उनको प्रमोशन मिलता था। और इसी कारण हम इंडिया का हैंडीक्राफ्ट क्या वर्ल्ड वाइड जो फेमस हुआ वो उसका एक रीज़न था। नवाब, राजा, प्रिंस, एम्परर रूल्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, दे यूज टू पेट्रोनाइज, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा अकबर के टाइम में तानसेन था, टोडरमल, ऐसे वो रखा करते थे दरबार में। तो जैसे ब्रिटिश लोग आए तो प्रिंसली कोर्ट वाला सिस्टम जो था ब्रिटिश लोगों ने कैप्चर किया, तो अब उनका प्रोटेक्शन भी ख़त्म होने लगा ऐसे आर्टिस्ट लोगों का जो हैंडीक्राफ्ट अच्छा करते थे। तो ये भी एक रीज़न था कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का। नेक्स्ट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। जब ब्रिटेन से मशीन मेड जो कप चीज़ें थी वो इंडिया में आने लगी तो क्या हुआ, उससे हैवी कंपटीशन हुआ। वेस्टर्न स्टाइल जो था न्यू पैटर्न डिमांड में आने लगा, तो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का डोमेस्टिक डिमांड भी जो था वो डिस्ट्रॉय होने लगा प्रोडक्ट्स इंडिया। ऑल्सो वो काफ़ी मशीन मेड जो प्रोडक्ट थे वो सस्ते होते थे और वो फैशन के कारण भी कई लोगों ने उसको अडॉप्ट किया धीरे धीरे। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था क्राफ्टमैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइज, उन्हें अपना जो प्रोडक्शन यूनिट था वो पूरा बंद करना पड़ा। नंबर 4 है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, ये मैंने समझा दिया। जैसे ही अपने पास न्यू पैटर्न की डिमांड आने लगी, जैसे वेस्टर्न जो कल्चर था लोग पैंट शर्ट पहनने लगे पजामा कुर्ता को छोड़ के, तो इंडिया की जो खादी थी वो धीरे धीरे बंद होती गई। गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, हालांकि फिर भी खादी महंगी थी इन कंपैरिजन टू द कॉटन क्लॉथ इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो न्यू पैटर्न ऑफ जो डिमांड था वेस्टर्न कल्चर का वो भी एक रोल रखता था, इसमें याद रखना है। नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, इंडिया में जब रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ तो इससे क्या हुआ, रॉ मटेरियल को ब्रिटेन पहुंचाना इंडिया के डिफरेंट जो पार्ट्स थे वहाँ से पोर्ट तक, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट कर देना इजी हो गया। एंड द फिनिश गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज टू द इंडियन मार्केट, दे कैन इजीली सेंड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये रेलवे जो था स्टार्टिंग में जो मुंबई टू थाने, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये गुड्स ट्रेन था। इट वाज नॉट अ पैसेंजर ट्रेन, सिर्फ ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को मार्केट में पहुंचाने के लिए था। तो ये 5th पॉइंट था। नेक्स्ट, द ब्रीफली द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वर्टेड द इंडियन इकोनॉमी इनटू द कॉलोनियल मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया, इम्प्लाइंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन मार्केट। तो दो चीज़ें इसमें याद रखनी है, पहला सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया इंडियन इकोनॉमी को, और दूसरा डेस्टिनेशन ऑफ द डिमांड फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन द प्रोसेस। तो मेन क्या होता है, पढ़ते तो काफ़ी कुछ है, उसमें से जो पॉइंट हाईलाइटिंग है, एक ये वाला पॉइंट आता है, एक ये वाला पॉइंट आता है, मतलब उसको दोबारा टिक करते हैं। पहला जो पॉइंट है नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट कम टू द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब देखो पॉइंट था कि इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट जो था उसको तो डिस्ट्रॉय किया, बट उसकी जगह मॉडर्न इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना था, वो इंडिया में नहीं की गई एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो इंडस्ट्री डेवलप हुई ब्रिटेन में। अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्रीज सा ओनली अ ब्लीक ग्रोथ, इट वॉज ओनली अ सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का कौन सा था, आफ्टर 1850, दैट द मॉडर्न इंडस्ट्री शोड इट इमरजेंस। वो चाहे वो टाटा हो या कुछ अहमदाबाद की कपड़ा मिले हो, कॉटन मिल्स, जूट मिल्स इस्टेब्लिश हुई, पर वो ब्लीक ग्रोथ थी ना के बराबर। तो 3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। क्या है वो, सम इंडस्ट्रीज वर इस्टेब्लिश बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने अपनी कुछ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, जैसे जमशेदजी टाटा का टिस्को आ जाता है उसमें, तो ये पॉइंट आपको देखना है। दूसरा अपने पास आता था स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज वॉज लिमिटेड। स्टेट मतलब गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन था वो लिमिटेड था। इट वॉज कन्फाइंड टू सच स्ट्रेटेजिक एरिया, उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक एरिया रहे जिसमें रेलवे मीन्स और कम्युनिकेशन में तो उन्होंने जरूर कुछ डेवलपमेंट किया ब्रिटिश लोगों ने। विच हेल्प्ड एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट, वो भी इसलिए किया कि इंडियन जो मार्केट था उसका एक्सपेंशन हो फॉर द ब्रिटिश फिनिश गुड्स के लिए। जो फर्स्ट था उसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इन 1907 में टाटा आयरन जो फाउंड हुआ, ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे जो क्वेश्चन है ना ये आप इम्पोर्टेंटली याद रखें, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, जो ना 10 मार्क्स का आएगा एक बुक में से।
नेक्स्ट आता है देयर वॉज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर्थ द सेम। कैपिटल गुड्स के लिए कोई इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स लाइक मशीन एंड इंडस्ट्रियल प्लांट विच आर यूज्ड फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ऐसी मशीन और प्लांट बनाना जो आगे इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसा कोई प्रोडक्शन ब्रिटिश टाइम में इंडिया में नहीं हुआ। इनका डायरेक्ट इंपोर्ट किया जाता था फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रीफली इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट रिवेल्ड 4 कोर कैरेक्टरिस्ट। तो इंडियन इंडस्ट्री में 4 कैरेक्टरिस्ट रहे उस टाइम। वो कौन कौन से थे इसको भी देखें एक बार। ये क्वेश्चन बन जाता है क्या फीचर थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड, मॉडर्न इंडस्ट्री शोड ब्लिक ग्रोथ एंड कैपिटल गुड्स जो इंडस्ट्री थी विच द कोर ऑफ द एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्ट। तो ये अपने पास 3 जो मेन पॉइंट है कंक्लूजन इंडस्ट्री सेक्टर के ये आते हैं। इधर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको कैमरा शिफ्ट करते हैं। द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश। ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। टू फोल्ड मोटिव क्या था? फर्स्ट एक्सप्लॉइट इंडियन वेल्थ एंड रॉ मटेरियल प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन जूट, इसका एक्सप्लोइटेशन करना था, मतलब इंडियन वेल्थ का जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। सेकेंड टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज द पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। ये 2 मोटिव थे। पहला कि इंडिया के रॉ मटेरियल का एक्सप्लोइटेशन हो, और दूसरा कि इंडिया को ब्रिटिश फाइनल गुड्स के लिए एक मार्केट के रूप में काम में लिया जाए। 2 मोटिव हो गए। द ट्विन मोटिव रिजल्टेड इन 2 कॉन्सिक्वेंस। इन दोनों मोटिव के रिजल्ट क्या हुए? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड इम्पुटेड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इन ब्रिटेन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट जो है अपने पास ये पॉइंट पूरे हो गए। अब आएगा फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है थोड़ा देखेंगे। तब तक आप इन पॉइंट्स को स्टडी करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।